अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैसर अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लिया फिजिकल क्वांटिटीज़ को, उनके यूनिट्स को, मेजरमेंट्स को, और हमने ये भी देख लिया इन डिटेल कि हमने किस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है। अब हमने ये देखना है कि जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो उन मेजरमेंट्स के अंदर कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। वो गलतियाँ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, और कितनी टाइप्स की जो गलतियां हैं मेजरमेंट्स के अंदर वो हो सकती हैं, हमने अब इस लेक्चर के अंदर देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स। जो हमारे पास पैमाइशें होती हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं, उनके अंदर किस तरह की जो गलतियां हैं, वो किस तरह के एरर्स हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे देखें, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होंगी जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होगी ह्यूमन एरर, जो कि मेजरमेंट लेने वाला इंसान होता है, उसकी गलतियों की वजह से गलती होती है मेजरमेंट में। उसके बाद हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स, जो कि बार बार गलतियाँ आती हैं और ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से अक्सर होती हैं। उसके बाद हमारे पास है रैंडम एरर्स। ये वो एरर्स होते हैं जो कि बेतरतीब अंदाज में होते हैं, इनको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या पहले से आप इनकी पेशन को नहीं कर सकते कि ये गलती होने वाली है। ठीक है, क्योंकि रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, तो इसलिए ये जो एरर्स होते हैं रैंडम एरर्स, ये हर दफ़ा डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी जो टाइप्स हैं इनको हम 1 बाय 1 बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स, पैमाइश के अंदर गलतियाँ। मेजरमेंट्स यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर परफेक्ट। जो हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं, जो कि हम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके लेते हैं, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती मेजरमेंट्स। ठीक है, दे इनहेरिट सम एरर्स, उनमें कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं, एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज़, और उनकी जो दुरुस्त वैल्यू होती है मेजरमेंट्स की, उन दुरुस्त वैल्यूज़ के निस्बत इनमें कुछ फ़र्क होता है। ठीक है, द बेस्ट वी शैल डू, अब जो बेहतरीन काम हम कर सकते हैं, इज़ टू इंश्योर दैट, हम ये यकीनी बना दें कि द एरर्स आर एज स्मॉल एज रीजनेबली पॉसिबल, कि जितना हो सके हम गलतियों को छोटे से छोटा कर दें। ठीक है, अब जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, ये कभी परफेक्ट तो हो नहीं सकते, गलतियां इनमें हमेशा होंगी, लेकिन हम जो बेहतरीन काम कर सकते हैं वो ये है कि हम गलतियों को बहुत कम कर दें। ठीक है, ए साइंटिफिक मेजरमेंट शुड इंडिकेट, अब जो साइंटिफिक मेजरमेंट होती है उसको जाहिर करना चाहिए, क्या जाहिर करना चाहिए, दी एस्टिमेटेड एरर इन दी मेजर्ड वैल्यूज़। जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं, जो पैमाइश की हुई कीमतें होती हैं, उनके अंदर जो एस्टिमेटेड एरर है वो उस साइंटिफिक मेजरमेंट को जाहिर करना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई साइंटिफिक मेजरमेंट लिखेंगे तो ज़रूरी है कि आप उस मेजरमेंट का जो एरर है वो भी साथ लिख दें कि इसके अंदर इतनी गलती हो सकती है, इतना प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं, दुरुस्त वैल्यूज़, वो इससे इतनी कम या इतनी ज़्यादा हो सकती हैं, ये बात साथ लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आम तौर पे 3 अकसाम की जो गलतियाँ हैं, 3 टाइप्स के जो एरर्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, अफेक्टिंग दी मेजरमेंट्स, जो कि मेजरमेंट्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पहली हमारे पास जो एरर्स की टाइप है वो है ह्यूमन एरर्स, जो कि इंसानों की वजह से होते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर्स, उसके बाद हमारे पास है रैंडम एरर्स। इनको अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन एरर्स। दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, ये किसी इंसान की जो ज़ाती परफॉर्मेंस होती है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, जब वो गलत पैमाइश लेता है या फिर पैमाइश लेने का तरीका उसका जब गलत होता है किसी इंसान का, तो उस वक्त ये गलती होती है। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन, अब जो इंसान की परसेप्शन है उसकी लिमिटेशन, इंसान की परसेप्शन का मतलब ये है कि इंसान अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके जब मेजरमेंट्स लेता है तो वो असल में चीज़ों को परसीव कर रहा होता है। ठीक है, उसकी लिमिटेशन होती है, यानी कि उसकी एक हद होती है। ठीक है, हद से ज़्यादा इंसान जल्दी चीज़ों को नहीं पहचान सकता, उनको जल्दी नहीं भांप सकता। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं, उसकी जो परसेप्शन है उसके ऊपर एक लिमिटेशन मौजूद है। सच एज़ द इनएबिलिटी, अब मिसाल आ रही है, टू परफेक्टली, अब उसकी इनएबिलिटी है, यानी कि वो नाकाफ़ी है इंसान इस चीज़ के लिए, टू परफेक्टली एस्टिमेट, कि वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एस्टिमेट कर ले, अंदाज़ा लगा ले, द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन स्केल, एक स्केल के ऊपर जो पॉइंटर है उसकी पोजीशन जो है उसको परफेक्ट तरीके से वो एस्टिमेट करने से कासिर है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जब इंसान पॉइंटर की पोजीशन को इस स्केल के ऊपर नहीं पहचान सकता तो उस वक्त वो दुरुस्त रीडिंग भी नहीं ले सकता। ठीक है, पर्सनल एरर्स कैन आल्सो अराइज, अब जो पर्सनल एरर्स हैं ये इस वजह से भी सामने आ सकते हैं, ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर, अगर आप गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे, टू रीड द स्केल, अगर आप स्केल को पढ़ने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो आँख का लेवल है वो अगर आप ऊपर नीचे रखेंगे स्केल से या इधर उधर रखेंगे तो आपको दुरुस्त जो रीडिंग है वो नहीं मिलेगी, हमने ये पहले देख लिया है। द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल, अब जो दुरुस्त मेजरमेंट है उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो आँख है
वो जो लेवल है उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ठीक है। चाहे पानी का लेवल है, चाहे किसी रीडिंग का लेवल है, चाहे किसी स्केल का लेवल है, उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, अब जो टाइम मेजर करने वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने किसी भी चीज़ का टाइम मेजर करना है कि ये फ़लाँ काम कितने वक्त में हो रहा है, इनको हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, अब जो किसी भी इंसान का रिएक्शन टाइम है कि वो कब रिएक्ट करता है टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक, कि वो घड़ी को कब स्टार्ट करता है या फिर कब उसको स्टॉप करता है, इसको हम रिएक्शन टाइम कह सकते हैं। कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के बाद और एक्सपेरिमेंट स्टॉप होने के बाद वो कितनी देर के अंदर जो घड़ी है उसको स्टार्ट या स्टॉप कर लेते हैं, इसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। आल्सो अफेक्ट्स द मेजर्ड वैल्यू, ये चीज़ भी जो मेजर्ड वैल्यू है इस चीज़ के ऊपर असर डालती है, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है, आपने उसके बाद अगर घड़ी को स्टार्ट किया तो आप जो टाइम मेजर करेंगे वो थोड़ा होगा। उसी तरह से अगर एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो गया और आपने लेट घड़ी को बंद किया तो आप फिर टाइम ज़्यादा मेजर कर लेंगे। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड, अब देखें जो ह्यूमन एरर है इसको कम करने के तरीके बता रहे हैं। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, कि अगर आप दुरुस्त जो ट्रेनिंग है वो करवाएं, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू हैंडल दी इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आलात हैं जिनकी हेल्प से रीडिंग लेनी होती है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने की या उनको चलाने के जो टेक्निक्स हैं या फिर जो उनके तरीक़ेकार हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको आप बेहतर बना दें। एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, और उसके बाद जो माहौल के अंदर डिस्ट्रैक्शन मौजूद होती है जिससे एक्सपेरिमेंट करने वाले की या मेजरमेंट लेने वाले की तवज्जो हट सकती है, उन डिस्ट्रैक्शंस को आप ख़त्म कर दें। और डिस्टर्बेंस या फिर जो डिस्टर्बेंस है जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा है उसको ख़त्म कर दें फॉर प्रॉपर फोकसिंग, जिससे अच्छे तरीके से काम पे फोकस किया जा सके, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप जो ह्यूमन एरर है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पेपर के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन एरर है उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एरर को आप कम कर सकते हैं इन तरीक़ों से जो कि यहाँ पे उन्होंने लिस्ट कर दिए हैं। ह्यूमन एरर जो है उनको आप कम कर सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग दे के, और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको इस्तेमाल करने की अच्छी टेक्निक्स और अच्छी जो प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई करके, और उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शंस हैं और जो डिस्टर्बेंसेस हैं इनको ख़त्म करके आप ह्यूमन एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करें या फिर जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करें टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स, कि जो आपके पास इंसानी गलतियाँ, इंसानों की वजह से जो गलतियाँ होती हैं उनके जो असरात हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है। अब जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको डिजिट्स के अंदर जो आउटकम है या जो मेजरमेंट ये डिजिट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको स्केल को जो है वो ज़्यादा देखना यहाँ पे नहीं पड़ता, तो इसलिए इनको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले थे ह्यूमन एरर्स, हमने ये देखा कि इंसानों की वजह से मेजरमेंट्स में किस तरह से गलती हो सकती है। अब हमने ये देखने के सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप है हमारे पास एरर की, दे रेफर टू एन इफेक्ट, ये उस असर की तरफ इशारा करते हैं दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वल, देखें यहाँ पे मेजरमेंट्स ना लिखें, यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट्स का हम वर्ड लिख दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स, दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इक्वली, एक ख़ास एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे होते हैं उसके अंदर आप जितने भी मेजरमेंट्स लेते हैं उन तमाम मेजरमेंट्स के ऊपर ये जो आपके पास इफ़ेक्ट है ये उनको बराबर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उनके ऊपर ये बराबर असर डालते हैं। फिर जो भी आप मेजरमेंट लेंगे हर मेजरमेंट के अंदर जो गलती है वो सेम होगी, ठीक है। जब गलती सेम होती है हर मेजरमेंट के अंदर तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सिस्टमेटिक एरर है। इट प्रोड्यूसेस ए कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग, अब यहाँ पे कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ए कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग, ये रीडिंग के अंदर एक मुसलसल फ़र्क पैदा करता है, ठीक है। मुसलसल फ़र्क का मतलब ये है कि आप चाहे 100 रीडिंग्स ले लें चाहे 1000 रीडिंग्स ले लें, हर रीडिंग के अंदर जो आपको फ़र्क नज़र आएगा वो सेम होगा, ठीक है। सेम गलती होगी हर रीडिंग के अंदर, इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, यानी कि एक ही एरर बार बार रिपीट होता है। इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल, ये किसी ख़ास असूल की वजह से मौजूद होता है वहाँ पे। इट में अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका जो ज़ीरो एरर होता है इसकी वजह से ये हो सकता है। ये ज़ीरो एरर क्या होता है ये हमने पीछे देख लिया इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसको अगर आपने बुरे तरीके से अगर कैलिब्रेट किया है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। बुरे तरीके से कैलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आपने इसको जिस स्टैंडर्ड के साथ मैच करवाना था आपने गलत स्टैंडर्ड के साथ इसको मैच करवा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है और इनकरेक्ट मार्किंग, या फिर इसके ऊपर जो आपने मार्किंग की है, जो आपने इसके ऊपर दर्जाबंदी की है वो गलत है, इसकी वजह से हो सकता है सिस्टमेटिक एरर। अब देखें अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है, बात को समझें,
तो ज़ीरो एरर की वजह से आप उससे जितनी मर्जी मेजरमेंट्स ले लें, हर मेजरमेंट के अंदर फ़र्क मौजूद होगा। उसके बाद अगर आपने इसको कैलिब्रेट किया है बुरे तरीके से, तो जितनी भी आप मेजरमेंट्स ले लें सारी मेजरमेंट्स गलत होंगी, एक ही जैसी गलती होगी सबके अंदर। उसके बाद अगर इसके ऊपर मार्किंग गलत है तो फिर भी जितनी भी आप मेजरमेंट्स लेंगे हर मेजरमेंट के अंदर सेम ही फ़र्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड। अब ये जो एरर है इसको आप कैसे कम कर सकते हैं? बाई कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर। आप किसी इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट, जो कि ज़्यादा दुरुस्त है, जिसके बारे में पता हो कि वो ज़्यादा दुरुस्त है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर को ठीक करने का तरीका उन्होंने बताया है, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती की वजह से होता है। तो आप अगर इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर लें, किसी दुरुस्त इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप उसको कंपेयर करके दुरुस्त करें, तो उसके बाद ये जो सिस्टमेटिक एरर है इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, थस ए करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। तो इसलिए जो करेक्शन फैक्टर इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, करेक्शन फैक्टर जो है आपने ज़ीरो करेक्शन पढ़ा होगा इससे पहले, यानी कि जो गलती है या फिर जो ज़्यादा वो रीडिंग दे रहा है उसको आप एंड पे माइनस कर लें, या फिर अगर वो रीडिंग्स आपको कम दे रहा है तो जितनी कम रीडिंग्स दे रहा है उसको आप एंड के ऊपर ऐड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप करेक्शन फैक्टर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स देख ली, ह्यूमन एरर्स और सिस्टमेटिक एरर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम एरर्स। अब देखें, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है रैंडम, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। अब ये वो एरर्स हैं जिनमें कोई तरतीब नहीं होती। इट इज़ सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशंस। ये जो एरर है आपके पास, ये उस वक्त होता है या उस वक्त ये अकर होता है जब एक क्वांटिटी की आप बहुत सारी मेजरमेंट्स लेते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं, यानी कि बार बार आप मेजरमेंट्स लेते हैं, गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशंस। तो एक ही कंडीशन के अंदर या एक ही तरह के हालात के अंदर आपको हर बार वैल्यूज़ मुख्तलिफ मिले। अब सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर के दरमियान जो फ़र्क है ये बड़ा ही वाज़ेह हो गया है। सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर था जो कि हर बार मेजरमेंट लेने से सेम आता था, लेकिन जो रैंडम एरर है ये वो एरर है जो कि हर बार मेजरमेंट लेने से डिफरेंट आएगा। ठीक है, बेतरतीब होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज़। अब ये ऐसी वजूहात की वजह से हो सकता है जो कि अननोन हो, जिन वजूहात का हमें पता नहीं होगा। विच आर अनप्रेडिक्टेबल, ये वो वजूहात होती हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, इनको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इनके बारे में आप पहले से बता नहीं सकते कि इनकी वजह क्या हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दी एक्सपेरिमेंटर। अब जो एक्सपेरिमेंटर होता है, तो जो तजर्बा करने वाला होता है, हैव ए लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट। इसका इस चीज़ के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है या फिर कोई भी इसका कंट्रोल नहीं होता, ये इस गलती से बच नहीं सकता। रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन दी इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब जो रैंडम एरर होता है ये इस वजह से होता है कि जो माहौल होता है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, उस माहौल की कंडीशंस के अंदर अचानक से कोई तब्दीली आ जाती है। ठीक है, कोई उसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, या फिर कोई इसमें तब्दीली आ जाती है, कोई वेरिएशन आ जाती है। तो इस वजह से हमारे पास होते हैं रैंडम एरर्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे चेंजेस इन टेम्परेचर। अगर कहीं पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले का कोई अख्तियार नहीं है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो किसी से पूछ के भी चेंज नहीं होता, उसने रैंडमली चेंज होना है। तो इसीलिए रैंडम एरर होता है टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से। उसके बाद प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज हो जाए, ह्यूमिडिटी यानी कि हवा के अंदर जो नमी है वो अगर तब्दील हो जाए तो फिर भी फ़र्क पड़ता है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। और उसके बाद है वोल्टेज, अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाए तो फिर भी फ़र्क पड़ सकता है, एटसेट्रा। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। अब देखिए यहाँ पे वो रैंडम एरर जो उसको कम करने के तरीके बता रहे हैं। कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स, कि आप बहुत सारी रीडिंग्स ले लें एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू, तो फिर आप उनकी जो औसत है वो निकाल लें। ठीक है, एवरेज लेने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप रीडिंग ले रहे हैं, हर बार रीडिंग आ रही है डिफरेंट, तो इसका मतलब है आपको रैंडम एरर का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर आप 10, 20 या 30 रीडिंग्स लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 30 रीडिंग्स ली हैं तो 30 की 30 रीडिंग्स को आप ऐड करेंगे और 30 के ऊपर आप उसको डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास उसकी एवरेज रीडिंग आ जाएगी। इस तरह से आपने एवरेज रीडिंग लेनी है, यानी कि जितनी आप रीडिंग्स लेंगे उन सबको ऐड करेंगे, उनकी टोटल तादाद के ऊपर आप फिर उसको डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास एवरेज रीडिंग आ जाएगी। तो जब हमारे पास रैंडम एरर आ रहा हो तो आपने इस तरह से रीडिंग्स की तादाद बढ़ा लेनी है, ज़्यादा रीडिंग्स लेके उनकी एवरेज आपने फाइंड कर लेनी, तो आप इस तरह से रैंडम एरर का जो इफेक्ट है उससे बच सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से फॉर दी मेजरिंग टाइम पीरियड, जब आप टाइम पीरियड को मेजर करते हैं ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, जो ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, यानी कि ये जो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे यहाँ पे एक बॉब लगी होती है और ये इस तरह से इधर उधर जो है वो ऑसिलेट करती है, तो इसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए आप क्या करते हैं, द टाइम ऑफ सेवरल ऑसिलेशंस, बहुत सारी जो इनकी ऑसिलेशंस होती हैं उनका आप टाइम लेते हैं। ठीक है, से 30 ऑसिलेशंस, मिसाल के तौर पे 30 ऑसिलेशंस इज़ नोटेड, तो इनका जो टाइम है वो आप नोट करते हैं।
एंड देन मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ वन ऑसिलेशन इज़ डिटरमिन्ड। उसके बाद जो 30 आपके पास वैल्यूज़ आएंगी टाइम की, या फिर 30 आपके पास जो मेजरमेंट्स आएंगी, इनको फिर आपने ऐड करना होगा और उसके बाद आपने इसको 30 के ऊपर डिवाइड करवा देना होगा, तो आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले हम एक क्विज़ देख लेते हैं जो कि यहाँ पे साइड पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये गलती किस टाइप की गलती है, फिर किस टाइप का एरर है। यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्विक क्विज़ है, आइडेंटिफाई पर्सनल, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। ठीक है, हमने ये बताने कि इन तीनों में से ये कौन सा एरर है हर एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास देखें, पहले जो एग्जांपल है वो ये है, योर आई लेवल में मूव अ बिट वाइल रीडिंग दी मेनिस्कस। जब आप मेनिस्कस को रीड कर रहे हो, यानी कि जो टॉप लेवल सरफेस या फिर जो टॉप लेवल है सरफेस का लिक्विड के अंदर, उसको जब आप रीड कर रहे हो या फिर उसकी आप रीडिंग ले रहे हो, तो उस वक्त आपकी जो आँख का लेवल है वो हल्का सा मूव हो सकता है। तो आँख का लेवल मूव हो रहा है, इसका मतलब इंसान की वजह से गलती हो रही है। तो ये टाइप है हमारे पास ह्यूमन एरर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, एयर करंट में काज द बैलेंस टू फ्लक्चुएट। अब देखें, एयर करंट की वजह से जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। इसका मतलब ये कि बैलेंस आपको जो रीडिंग शो करेगा उसमें फ़र्क हो सकता है। अब देखें, यहाँ पे एयर करंट की वजह से रीडिंग में फ़र्क आ रहा है, तो जो एयर करंट है या फिर जो हवा है वो तो किसी कंट्रोल में नहीं है, ना ही ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मसला। इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, ह्यूमन एरर होता है इंसान की गलती की वजह से, सिस्टमेटिक एरर होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर गलती हो उसकी वजह से, लेकिन जो रैंडम एरर है ये माहौल की वजह से हो सकता है। अब ये जो आपके पास एरर आ रहा है ये हवा की वजह से आ रहा है, कंट्रोल नहीं है किसी की इसके ऊपर, और ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में आप पहले से बता नहीं सकते, तो ये एक रैंडम एरर है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा एरर जो है ये रैंडम एरर है। तीसरा हमारे पास है द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। अब जो आपके पास बैलेंस है जिससे आपने मेजरमेंट लेनी है, हो सकता है ये दुरुस्त तरीके से कैलिब्रेट ना किया हो, यानी कि स्टैंडर्ड के साथ इसको कंपेयर नहीं किया गया। अब अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये गलती आ रही है तो हर बार ये जो आपको गलती देगा मेजरमेंट के अंदर वो सेम एरर होगा, तो वो एक सिस्टमेटिक एरर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है तीसरे नंबर पे सिस्टमेटिक एरर। अब हमारे पास है चौथे नंबर पे, इसको देखते हैं, सम ऑफ द लिक्विड मे हैव एवोपरेटेड वाइल इट इज़ बीइंग मेजर्ड। जब आप किसी भी लिक्विड को मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ एवोपरेट हो जाए। वो लिक्विड एवोपरेट होने का मतलब ये है कि वो बुखारात बन के उड़ जाए। अब देखें, जब वो लिक्विड बुखारात बन के उड़ेगा तो इसमें इंसान की कोई गलती नहीं है, इंसान के रीडिंग लेने के तरीके की वजह से गलती इसमें नहीं आएगी, तो ह्यूमन एरर तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद होती है सिस्टमेटिक एरर की बारी। जो सिस्टमेटिक एरर है वो होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अब यहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मसला तो है नहीं जिसकी वजह से एवोपरेशन हो रही है। यहाँ पे अब जो मसला है वो हमारे पास है रैंडम एरर। ठीक है, इसको हम कहेंगे रैंडम एरर, क्योंकि आपके पास जो लिक्विड है ये जो एवापोरेट हो रहा है, ना ये इंसान की वजह से एवापोरेट हो रहा है, ना ये जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद है ये, ना ही उसकी वजह से एवापोरेट हो रहा है, ये माहौल की वजह से एवापोरेट हो रहा है। हो सकता है टेम्परेचर की वजह से एवापोरेट हो रहा हो। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो लिक्विड है ये एवापोरेट होना या फिर बुखारात बनना शुरू कर देते हैं, या फिर इसकी बुखारात बनने की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास रैंडम एरर है। तो यहाँ पे देखिए, इन चारों को हम देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे देखें। पहले हमारे पास जो है ये इंसान की वजह से है, तो पहले नंबर पे जो एरर है ये ह्यूमन एरर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास रैंडम एरर है क्योंकि ये हवा की वजह से, माहौल की वजह से है। तीसरे नंबर पे हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है क्योंकि ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। और चौथे नंबर पे हमारे पास अगेन रैंडम एरर है क्योंकि ये माहौल की वजह से, इंसान की वजह से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एरर्स हैं इनका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट का जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे।